चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। ये दूसरा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का, वैदिक काल। ये सेकंड टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री का। ठीक है, तो ये हम आज पढ़ने वाले हैं। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा व्यापम और अन्य परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको सबसे पहले तो हम समझ लें वैदिक काल। जो वैदिक है, जो नामकरण हुआ है वैदिक काल का, पहले तो उसको देख लें नामकरण कैसे हुआ है। इसको वैदिक काल को हम दो भाग में पढ़ेंगे, तो पहला भाग आज पढ़ेंगे और इसका नेक्स्ट हम मंडे पढ़ेंगे। तो इस सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता कैसे पड़ा? क्योंकि हिंदू धर्म के हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के चारों महान वेद की जो रचना हुई है वो इसी काल में हुई है, इसलिए इसे कहा जाता है वैदिक काल। वैदिक बना है वेद शब्द से, जिसका अर्थ होता है वेद। वैदिक बना है वेद शब्द से, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। ठीक है, तो वैदिक काल भारतीय इतिहास में 1921 से पहले जो भारतीय इतिहास था वो वैदिक काल से ही शुरू होता था। लेकिन 1921 में सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज हुई और इस तरह से फिर ये जो काल है सेकंड काल हो गया और सिंधु सभ्यता प्रथम काल हो गया। प्रथम हमारा टॉपिक हो गया। तो ध्यान रखिए, वैदिक जो सभ्यता है ये दो पार्ट में टोटल इसे डिवाइड किया गया है। टोटल वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है उसे ध्यान से देखिए, वो है 1500 बीसी से और 600 बीसी। ये टाइम पीरियड है वैदिक सभ्यता का। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है उसे कहा जाता है ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक एज और ऋग्वेदिक एज। इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1000 बीसी के बीच में, और इस काल में केवल ऋग्वेद की रचना की गई है। इस काल में केवल ऋग्वेद की रचना की गई। दूसरा जो काल है उसे कहा जाता है लेटर वैदिक एज या उत्तर वैदिक काल, और इस काल में जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसके बाकी तीन महान वेद यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना हुई है आपके उत्तर वैदिक काल में, जिसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 बीसी के बीच में। देखिए, बेसिक डिफरेंस थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा इनके बीच में। अगर हमें मोटे तौर पर डिफरेंस देखना है तो मोटे तौर पर डिफरेंस ये है कि जो वैदिक काल था, ऋग्वेद काल था, उसमें प्रमुख रूप से लोहे की खोज जब तक नहीं हो पाई थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी, जिसके कारण यहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्ट हुआ है, रैपिड हुआ है। तो ये बेसिक चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जिस तरह से सिंधु सभ्यता में लोहा नहीं था तो वहाँ डेवलपमेंट व्यापारिक सभ्यता के रूप में हुआ था, यहाँ पर भी जो ऋग्वेद काल है उस काल में उतना तेजी से डेवलपमेंट नहीं हुआ था जितना उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो मूल रूप से क्वेश्चन आपको जो आएंगे पहला तो इनके टाइम पीरियड को लेके आता है। तो ध्यान रखिए, पूरा जो वैदिक काल है, वैदिक सभ्यता है, इसका पूरा टाइम पीरियड है 1500 से 600 बीसी, जो दो पार्ट में डिवाइड है। ऋग्वेद काल या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी। उत्तर वैदिक काल में 3 ग्रंथों की रचना हुई। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपवेद, ये क्या हैं? ये प्रमुख रूप से वेदों के सप्लीमेंट बुक हैं, पूरक ग्रंथ हैं, वेदों के पूरक ग्रंथ हैं। वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई है। वेदों को समझने के लिए इनकी रचना की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद काल नामकरण हमने देख ही लिया है। चलिए, ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो समझना आवश्यक है कि आखिर वैदिक काल की स्थापना, वैदिक काल में कौन से लोगों ने इन वेदों की रचना की है? वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों की रचना की? तो वेदों की रचना करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आर्य। आर्य ये व्यक्ति थे जिन्होंने वेदों की रचना की है, चारों वेदों की रचना। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए कि आखिर आर्य लोग कौन थे। क्या ये भारत के मूल निवासी थे या बाहर से कहीं से भारत आए थे? तो इसको समझें। तो पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि भारत के जो मूल निवासी हैं वो हैं द्रविड़ लोग। भारत के मूल निवासी द्रविड़ हैं, और आर्य जो थे वो भारत से बाहर से भारत में आए थे। फिर उन्होंने द्रविड़ों को हराया,
द्रविड़ों को पुश किया, धकेला उनको दक्षिण की तरफ, तो द्रविड़ चले गए दक्षिण भारत में, और जो आर्य लोग हैं ये प्रमुख रूप से उत्तर भारत में विस्तृत हो गए। तो एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आमतौर पर प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन आता है कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। इसके बारे में विभिन्न जो अवधारणाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हमें समझना आवश्यक है कि आर्य कहाँ के मूल निवासी थे और क्या अवधारणाएं इसके बारे में दी जाती हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा और समझ लीजिएगा कि जो आर्य है, आर्य शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ये रेस है, यानी प्रजाति की बात कर रहा हूँ, प्रजाति की बात कर रहा हूँ, नस्ल की बात कर रहा हूँ। रेस या नस्ल या प्रजाति, तो ये होता क्या है? ये होता है एक विशेष तरह की शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति। देखिए, जब भी हम कहते हैं रेस या प्रजाति या नस्ल, तो उसका संबंध किसी धर्म जाति से नहीं होता। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और आर्य जो शब्द इस्तेमाल होता है भारत में, तो वो प्रमुख रूप से होता है एक नस्लीय अवधारणा के लिए, यानी प्रजातीय अवधारणा के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका अर्थ होता है एक विशेष तरह की शारीरिक संरचना वाले व्यक्ति। तो उत्तर भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो सकता है, उनके पूर्वज आर्य हो सकते हैं, है ना। चाहे धर्म उनका कोई भी हो सकता है, जाति कोई भी हो सकती है, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो एक ही होंगे, वो होंगे आर्य। तो ये नस्लीय अवधारणा है। देखिए, प्रमुख रूप से पूरे विश्व में 16 तरह की नस्ल के व्यक्ति माने जाते हैं। उनका धर्म, जाति कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो प्रमुख रूप से 16 तरह के नस्ल के व्यक्ति माने जाते हैं, जिनमें प्रमुख, अगर मैं भारत की बात करूं, अगर भारत में प्रमुख रूप से नस्लीय व्यक्तियों की बात करूं, तो इसमें आर्य, द्रविड़, मंगोलाइड, मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागरीय, प्रोटोअस्ट्रोलाइट, तो इस तरह के कुछ प्रमुख जनजाति, प्रमुख प्रजाति के लोग भारत में रहते हैं। आर्य प्रमुख रूप से उत्तर भारत में विस्तृत हैं। जो द्रविड़ हैं ये प्रमुख रूप से दक्षिण भारत में हैं। मंगोलाइट जो हैं, ये सारे हमारे जो चीनी, जिनको हम बोल देते हैं, नेपाली बोल देते हैं, या नॉर्थ ईस्ट के जो व्यक्ति होते हैं ना, उन सभी को मंगोलाइट प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। मेडिटेरियन जो व्यक्ति हैं वो प्रमुख रूप से ये थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। प्रोटोअस्ट्रालाइट अधिकांश हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग, वो प्रोटोअस्ट्रालाइट प्रजाति के कहलाते हैं। तो इस तरह से इनकी जो प्रजातीय अवधारणाएं हैं, इन्हें हमें ध्यान रखना है। भारत में प्रमुख रूप से यही सब पाए जाते हैं, आर्य, द्रविड़, मंगोलाइट, मेडिटेरियन, प्रोटोअस्ट्रालाइट वगैरह प्रजातियाँ पाई जाती हैं प्रमुख रूप से भारत। ओके, तो ये ध्यान रखिए। चलिए, अब हम देखते हैं इनकी जानकारी के स्रोत, आर्यों की जानकारी के स्रोत। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो बाहर से भारत में कहीं बाहर से भारत में आए। तो इसको लेके प्री मेंस दोनों में क्वेश्चन आता है कि इसको लेके विभिन्न तरह के जो जानकारियां हैं वो क्या हैं। तो इनकी हम जानकारी के स्रोत को पहले समझते हैं, फिर इनके किस व्यक्ति ने क्या बोला है, आर्य कहाँ से आए हैं, उसके बारे में समझेंगे। तो आर्यों की जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो है वैदिक साहित्य। एक तो वैदिक साहित्य है, यानी वेद हैं। इसके अलावा इस युग की जानकारी, आर्यों की जानकारी प्रमुख रूप से पुरातात्विक स्रोतों से और साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त होती है। तो पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं? देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्स होते हैं किसी भी इतिहास की जानकारी के, वो बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होते हैं, और बहुत ही उनको ऑथेंटिक माना जाता है। तो पुरातात्विक स्रोत आर्यों की जानकारी के या वेदों की जानकारी के कौन से हैं? तो पहला इंपॉर्टेंट अभिलेख है कस्सी अभिलेख। ये 1600 ईसा पूर्व का है। इस अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा, एक ब्रांच भारत आई थी। ये कस्सी अभिलेख कहाँ है? तो मध्य एशिया में। मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है ये कस्सी अभिलेख, 1600 ईसा पूर्व का है, और इससे जानकारी मिलती है कि एक ईरानी आर्यों की एक ब्रांच भारत की तरफ आई थी। अब दूसरा है बोग जकोई या मित्तानी अभिलेख। ये 1400 ईसा पूर्व का है। ये भी कहाँ पे मिला है? ये भी मध्य एशिया में मिला है, ईरान में मिला है। और इस अभिलेख में हित्ती राजा सुबीवलिम और मितानी राजा मतियुआजा
कि मध्य हुई संधि के साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं के नाम लिखे हुए हैं, इंद्र, वरुण, मित्र। देखिए इसमें क्या है, इसमें दो राजाओं के बीच में एक संधि हुई थी, जिस संधि के साक्षी गवाह एविडेंस के रूप में तीन देवताओं के नाम लिखे हुए हैं, इंद्र, मित्र, वरुण। इंद्र, मित्र, वरुण। तो इससे पता क्या चलता है कि ये जो आर्य लोग थे उनका शासन उस समय यहाँ पर होता था। ठीक है, तभी तो वो लिखेंगे। ठीक है, नासत्य वगैरह का वर्णन। फिर इसके बाद पुरातात्विक स्रोतों में एक इंपॉर्टेंट चीज है चित्रित धूसर मृद भांड, पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू। ये कुछ उस समय के बर्तन मिले हैं जो भूरे से कलर के उन पे पेंटिंग की गई है, तो उनसे भी पता चलता है आर्यों की जानकारी का। फिर इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट सोर्स है उत्तर भारत में हरियाणा के पास भगवानपुरा में हुई खुदाई में एक 13 कमरों का मकान तथा पंजाब में 3 ऐसे स्थान मिले हैं जिनका संबंध ऋग्वेद काल से। जब इनका टाइम पीरियड निकाला गया तो पता चला कि ये ऋग्वेद कालीन है। तो इस कुल मिला के इनसे पुरातात्विक जानकारी से हमको आर्यों की जानकारी मिलती है कि आर्य एक अज्ञात स्थान से चले, फिर वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए उन्होंने भारत में इंटर किया था। और ये अज्ञात स्थान कौन सा है, इसी के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। चलिए, अब साहित्यिक स्रोत इनकी जानकारी के, तो साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? तो आर्यों की जानकारी के जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, वो प्रमुख रूप से वेद ही हैं। आर्यों की जानकारी के प्रमुख स्रोत के रूप में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों जो वेद हैं वो इनकी जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। इसके अलावा एक ग्रंथ है जैद अविस्ता, ईरानी ग्रंथ है, फारसी भाषा में लिखा गया है। इसमें भी कुछ देवी देवताओं का वर्णन किया गया है जो जिनके नाम कॉमन है, सेम नाम है दोनों। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि आर्यों की जो जानकारी के स्रोत हैं वो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों हैं। पुरातात्विक स्रोत में प्रमुख रूप से कस्सी और बोगजकोई अभिलेख हैं। इसके अलावा फिर चित्र धूसर भांड मिले हैं और कुछ मकान वगैरह मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये ध्यान रखिए, ये प्री और मेंस दोनों में ये क्वेश्चन आता है कि आर्यों की जानकारी के स्रोत और विभिन्न मत। 21 विद्वान ने आर्यों को कहाँ से आए थे ये बताया है, तो इसे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम एक मान लेते हैं एक अज्ञात स्थान है, वहाँ से आर्य चले, फिर वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए फाइनली इंडिया में आए। ये इनका क्रम था। तो ये जो अज्ञात स्थान है इसी के बारे में हमें पता करना है कि ये अज्ञात स्थान कौन सा था, आखिर कहाँ से वो चले थे, क्योंकि भारत के मूल निवासी तो थे नहीं वो। तो देखिए इसके संबंध में विभिन्न जो इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किए हैं। तो ये क्या कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम देखते हैं। तो प्रमुख रूप से जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट, वो है डॉक्टर मैक्स मूलर का। ये जर्मनी के इतिहासकार हैं, महत्वपूर्ण पुरातत्व शास्त्री भी हैं। इन्होंने बोला है रूस का मध्य क्षेत्र, सेंट्रल रशिया, आर्यों का मूल स्थान था। सेंट्रल रशिया आर्यों का मूल स्थान है और इसके पीछे उन्होंने वहाँ पर जानवर और पेड़ पौधों के, फ्लोरा फौना के कॉमन नाम को आधार बताया है। देखिए जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जो देवी देवताओं के नाम लिखे हुए हैं, ऋग्वेद में जो देवी देवताओं के नाम लिखे हुए हैं, पेड़ पौधों के नाम लिखे हुए हैं, वही सेम नाम है मध्य एशिया के पेड़ पौधे और देवी, मध्य एशिया में पेड़ पौधे और जानवरों के। तो इस चीज को आधार बनाकर डॉक्टर मैक्स मूलर ने बताया कि ये आर्य लोग मूल रूप से मध्य रशिया से चल के भारत आए। और ध्यान रखिए यही सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इट इज द रिकॉग्नाइज्ड कॉन्सेप्ट अबाउट आर्यंस थ्योरी, है ना। तो ये ध्यान रखिए। तो ये वो अज्ञात स्थान है। ये देखिए रशिया का मैप है, तो रशिया का जो सेंट्रल प्लेस है, यहाँ से ये चले, ये यूरोप आए, यूरोप से इन्होंने फिर यूरोप को पूरा पार किया, फिर ये ईरान इराक होते हुए अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर ये फाइनली इंडिया में एंटर किए। तो ये थोड़ा सा इनका रास्ता दिमाग में रखिएगा, कैसे ये आए हैं, तो ये रास्ता हमको दिमाग में रखना है ना।
तो ये पहला और मान्य सिद्धांत है डॉक्टर मैक्स मूलर का। सेंट्रल रशिया को इन्होंने आर्यों का मूल स्थान बताया, और उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है पेड़ पौधे और जीव जानवरों के समान नेम, ये इन्होंने आधार बताया। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट सिद्धांत इसके बारे में दिया गया है, वो है वो सिद्धांत है दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल स्थान बताया, यानी उन्होंने कहा कि यहाँ पर तिब्बत से आर्य लोग चले थे और फिर आर्य लोग भारत आ गए। कहाँ से? तिब्बत से। ठीक है, तो तिब्बत से आर्य लोग चले, ये समझ लीजिए, ये तिब्बत है, यहाँ से आर्य लोग चले और भारत आ गए, है ना। ये तिब्बत है, यहाँ से आर्य लोग भारत आए। ये किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने कहा। चलिए, तीसरा सिद्धांत, इसके पीछे वो ज़्यादा तर्क नहीं दे पाए, उन्होंने धार्मिक तर्क ही दिए हैं इसके पीछे, कोई वजनी तर्क नहीं है। फिर तीसरा एक सिद्धांत है बाल गंगाधर तिलक का, बीजी तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। इन्होंने कहा उत्तरी ध्रुव, है ना, नॉर्थ पोल, जो आर्कटिक रीजन है, वहाँ से ये भारत आए हैं, आर्कटिक रीजन से। और ये इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, उसमें दिया। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है आर्कटिक द होम ऑफ वेदास। कौन सी बुक है? आर्कटिक द होम ऑफ वेदास। इस बुक में वर्णन किया है इन्होंने आर्यों के आगमन का। तो आप अगर देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा कॉन्सेप्ट किस संदर्भ में है कि मैक्स मूलर का कॉन्सेप्ट क्या था? सेंट्रल रशिया, और आर्कटिक प्रदेश क्या है? सेंट्रल रशिया के ऊपर ही है। ये सेंट्रल रशिया का जो साइबेरिया वाला प्रदेश है, यहाँ से आर्कटिक क्षेत्र शुरू हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक कॉन्सेप्ट है कि इनका भी वही आधार था, लेकिन इन्होंने अपना आधार थोड़ा सा दूसरा दिया है, लेकिन एरिया लगभग सही बताया। चलिए, फिर इसके बाद कुछ और विदेशी इतिहासकार हैं, विदेशी मानव शास्त्री हैं, पुरातत्व शास्त्री, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे पेनका हुए, हर्ट हुए, इन्होंने जर्मनी को बोला है। फिर डॉक्टर गाइल्स हुए, इन्होंने हंगरी को बोला है। मेयर पी गाइल चाइल्ड्स, इन सब ने दक्षिण रूस को बोला है। डॉक्टर अविनाश चंद्र ने सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश मतलब ये हमारा जो पंजाब और उसके आसपास का क्षेत्र है, उसे मूल स्थान आर्यों को बताया। गंगानाथ झा, ये एक और भारतीय इतिहासकार हैं प्रमुख, उन्होंने भारत का जो ब्रह्मर्षि प्रदेश था उसी को, मतलब भारत को ही बताया कि यहीं से थे, कोई बाहर से नहीं आए। कल्ल ने कश्मीर को बताया, DS त्रिदेव ने मुल्तान को बताया, डॉक्टर राजबली पांडे ने मध्य प्रदेश को बताया। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है। तो अब इतने सारे में आप क्या सबको पढ़ना है? नहीं। देखिए, प्री में, मेंस में आमतौर पर जो आपके लिए कॉन्सेप्ट यूजफुल हैं वो ध्यान रखिए। नंबर 1 डॉक्टर मैक्स मूलर, नंबर 2 दयानंद सरस्वती, और नंबर 3 बाल गंगाधर तिलक। आप कोशिश करिए इन 3 सिद्धांतों को याद रखिए, और इसके अलावा जो मान्य सिद्धांत है यानी डॉक्टर मैक्स मूलर का सेंट्रल रशिया, उसे ध्यान रखिए। बस इतना सफिशिएंट होगा, इससे प्री में आपको क्लियर हो जाएगा, प्री। चलिए, अब देखते हैं आर्यों का विस्तार। थोड़ा सा विस्तार को हम समझते हैं कि आर्यों ने विस्तार किस तरह से किया, कैसे विस्तार हुआ। तो ऋग्वेद काल और उत्तर वैदिक काल, ये उत्तर वैदिक काल का नक्शा है और ये वैदिक काल का। तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये भारतीय नक्शे हैं वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का, यानी ऋग्वेद काल का, उत्तर वैदिक काल का। तो वैदिक काल में यानी ऋग्वेद काल में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बस गए थे। कहाँ से? सेंट्रल रशिया से आए चलते हुए और सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए। सप्त सैंधव आप ध्यान से देखेंगे तो मूल रूप से आपको दिखेगा ये पंजाब के आसपास वाला जो एरिया है, मतलब आज का जो पंजाब, अफगानिस्तान है ना, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है। तो प्रमुख रूप से अगर मैं यहाँ पे कट लगाऊं तो ये गंगा नदी हो गई, ये गंगा नदी से लेके यहाँ पर अफगानिस्तान। तो इस एरिया में आर्य लोग आ पाए थे। कब? ऋग्वेद काल के दौरान। तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो प्रमुख रूप से कहाँ पर थे आर्य लोग वैदिक काल में? तो अफगानिस्तान से लेकर और वो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और वर्तमान उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए थे। गंगा नदी के तट तक पहुंचे थे वो गंगा नदी उन्होंने पार नहीं की थी, गंगा नदी के तट तक वो पहुंच चुके थे। इस चीज की जानकारी कैसे मिलती है, कहां से पता चलता है कि ऋग्वेद काल में गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार किया गया है।
तो इससे पता क्या चलता है कि उनको ज़्यादा जानकारी गंगा नदी की नहीं थी। तो इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिएगा, इस नक्शे को बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा वो कचरा इकट्ठा करने वाले गाड़ी का टाइम हो जाता है ये वाला। तो ये नक्शे को ध्यान से देखिएगा, ऋग्वेद काल को। यहाँ पर अगर आपको आउटलाइन दिमाग में रखना है तो भारत के उत्तर प्रदेश यानी गंगा नदी के तट तक आर्य लोग पहुँच गए थे। तो भारत में कहाँ कहाँ विस्तृत थे ऋग्वेद काल में आर्य लोग? तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और वर्तमान उत्तर प्रदेश तक ये विस्तृत हो गए थे। इसी को कंपेयर आप उत्तर वैदिक काल से कर लीजिए। यहीं पे मैंने कंपेयर यहीं पे इसलिए किया है कि आपको क्लियर पिक्चर है। देखिए ये नक्शा छोटा है, यहाँ तक ही पहुँचा था, ये नक्शा यहाँ तक आया था, ये बढ़ के कहाँ तक आ गया अब आप देख रहे हैं। इस उत्तर वैदिक काल में कहाँ तक बढ़ गया? ये है रेवा नदी, नर्मदा। तो सिंपल सा दिमाग में रखिएगा, उत्तर वैदिक काल के अंत तक आर्य लोगों का विस्तार नर्मदा यानी रेवा नदी के तट तक हो गया था। तो ये आपको मूल रूप से ध्यान रखना है कि उत्तर वैदिक काल के अंत तक आर्यों का विस्तार नर्मदा नदी के तट तक यानी रेवा नदी तक हो गया था, वो यहाँ तक विस्तृत हो गए। वैदिक काल में वो गंगा नदी के तट तक थे और उत्तर वैदिक काल में रेवा नदी के तट तक आ गए थे। अच्छा, और उनकी जो बढ़ने की प्रक्रिया थी वो क्या थी? तो जैसा मैंने आपको बार बार बताया, भारत में कौन लोग थे? भारत के मूल निवासी थे द्रविड़। तो वो क्या करते थे? द्रविड़ों को पुश करते थे, द्रविड़ को पुश कर रहे थे। किस तरफ? दक्षिण भारत की ओर। तो वो द्रविड़ों को दक्षिण भारत की तरफ पुश कर रहे थे और खुद उत्तर भारत में फैलते जा रहे थे। तो हुआ क्या? आर्यों ने भारत के मूल निवासी जो द्रविड़ लोग थे उन्हें हराया, हराने के बाद उन्हें दक्षिण भारत की तरफ पुश किया और खुद उत्तर भारत में विस्तृत हो गए। तो इसको ये ध्यान रखिएगा कि कैसे द्रविड़ लोग पूरे दक्षिण भारत में फैल गए। वो इसी वजह से कि पहले वो सब जगह थे लेकिन बाद में आर्यों ने उन्हें उत्तर भारत से हराकर दक्षिण भारत में पहुंचा। तो ये दिमाग में रखिए, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जिनको दिमाग में रखना, ये नक्शा दिमाग में रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमेशा हिस्ट्री को जब भी पढ़िए आप कॉन्सेप्ट के आधार पर पढ़िए, हिस्ट्री को रटने की कोशिश मत करिए। भले आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो, हिस्ट्री को हमेशा पढ़िए, उसे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए और उसे एनालिसिस करिए, तो आपके लिए इजी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य में हमें क्या समझना है? तो देखिए, वैदिक जो साहित्य है, वेदों का निर्माता कौन है? तो व्यास पुराण में ब्रह्मा का वर्णन किया गया है। उनके 4 मुंह थे, हर मुख से एक वेद निकला है, ऐसा कहा जाता है। ये धार्मिक तौर पर कहा जाता है कि ब्रह्मा के 4 मुख से हर मुख से एक वेद निकला है। लेकिन वैदिक ग्रंथों को कहा जाता है श्रुति ग्रंथ। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं आपको थोड़ा विस्तार से इसको समझा देता हूँ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, एक काल है वैदिक काल, ऋग्वेद काल, है ना, ऋग्वेद एज, जिसको मैंने बोला कि 1500 से 1000 BC इसका टाइम पीरियड। दूसरा मैं बोल रहा हूँ लेटर वैदिक एज, जिसका टाइम पीरियड है 1000 से 600 BC। और मैं आपसे ये भी साथ साथ में बताता जा रहा हूँ कि ये इस काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई। जो 1500 से 1000 BC था उसमें केवल ऋग्वेद की रचना हुई और बाकी 1000 से 600 BC के बीच में बाकी 3 वेदों की रचना हुई। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए कि जब हम कहते हैं इनकी रचना हुई तो वो काल भी ये था, लेकिन रचना इस काल में नहीं हुई। रचना वेदों को कब हुई, यानी वेदों को कब लिखा गया, वेदों को कब लिखा गया? तो वेदों को लिखा गया था गुप्त काल में। इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए। वेद कब लिखे गए हैं? वेद गुप्त काल में लिखे गए हैं, ना कि इस काल में। लेकिन वेदों का काल कौन सा है, यानी उसमें जो टाइम पीरियड वर्णित है, जो घटनाएं वर्णित हैं, वो किस टाइम की हैं? तो वो ऋग्वेद में 1500 से 1000 BC के बीच की घटनाएं वर्णित हैं और उत्तर वैदिक काल में ये बाकी 3 काल की घटनाएं वर्णित हैं। लेकिन ये लिखे फाइनली गए थे गुप्त काल में। तो भैया अब गुप्त काल का टाइम पीरियड क्या है? तो गुप्त काल का टाइम पीरियड है 270 से लेके 550 AD।
यानी इस काल से इस काल को देखें तो 600 काल के बाद 275, तो 200 साल ये और 600 साल ये, यानी ये फाइनली कितने वर्ष बाद लिखे गए हैं? तो ये लगभग 800 वर्ष बाद लिखे गए हैं एक्चुअल घटनाओं के बाद। तो फिर तब तक ये कहानी क्या थी इनकी? तो तब तक ये थे श्रुति ग्रंथ। ध्यान से इसको देखिए, इस वर्ड को समझिए, श्रुति ग्रंथ थे। श्रुति ग्रंथ का अर्थ होता है एक जनरेशन के ऋषियों ने अपने दूसरे जनरेशन के शिष्यों को, मतलब ऋषियों को सुनाया, शिष्यों को सुनाया, शिष्यों ने दूसरों को सुनाया, दूसरे ने तीसरे को सुनाया, तीसरे ने चौथे को सुनाया, चौथे ने पांचवे को सुनाया। ऐसे जनरेशन टू जनरेशन ये ग्रंथ सुने सुनाए जाते रहे और फाइनली कंपाइल हुए, संकलित हुए गुप्त काल में। तो पॉइंट आप समझ गए कि मूल रूप से जो ये वैदिक ग्रंथ हैं, जो वेद हैं, इन्हें कहा जाता है श्रुति ग्रंथ। श्रुति का अर्थ होता है सुने सुनाए। सुने सुनाए मतलब एक्चुअल घटना जब हुई है उसके बाद जब लिखे गए हैं, उसके बीच में जो 1000, 1200, 1500 काल का समय पीरियड था, तो वो समय पीरियड तक ये एक दूसरी जनरेशन को सुनाए जाते रहे और फाइनली इन्हें कंपाइल किया है गुप्त काल में। इस पॉइंट को बहुत अच्छी तरह ध्यान रखें, ये श्रुति ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद वेद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक एंड उपनिषद, ये क्या है? वेद तो हमने पढ़ लिए, समझ गए हम वेद क्या है। भारतीय इतिहास के, विश्व इतिहास के और भारतीय इतिहास के सबसे पुराने ग्रंथ वेद हो गए। अब थोड़ा सा इस पॉइंट को समझिए। क्या हुआ कि जब वेद लिखे गए तो हुआ क्या कि जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया उनको, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया कि यार ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बड़े गूढ़ तरीके से लिखे गए थे। कैसे लिखे गए थे? गूढ़ मतलब होते हैं बड़े क्लिष्ट, कठिन, बड़े दार्शनिक अंदाज में लिखा गया था उनको, फिलोसफर वाले तरीके से लिखा गया। तो होता क्या है कि जब कोई चीज़ को आप कठिन तरीके से लिखते हैं, गूढ़ तरीके से लिखते हैं, दार्शनिक तरीके से लिखते हैं, तो उसे समझना आसान नहीं होता। इट्स नॉट ईजी टू लर्न, ईजी टू अंडरस्टैंड। तो क्या हुआ कि इन वेदों को समझने के लिए, उनकी गूढ़ बातों को समझने के लिए, उनकी दार्शनिक बातों को समझने के लिए, जैसे आप लोगों के लिए होता ना कि आपके विषय की बहुत सारी चीज़ें होती थी, आपने पुरानी क्लासों में देखा होगा कि जब आप क्लास में पढ़ते थे तो उसके बहुत सारे गुटके आते थे, उसकी बहुत सारी गाइड्स आती थी उसे सरल ढंग में समझाने के लिए। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे किया गया। ये वेदों को समझने के लिए उनके पूरा ग्रंथ, यानी उनके उपवेद, उपनिषद, अरण्यक ये लिखे गए। तो ये क्या है? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, ये हैं वेदों के पूरक ग्रंथ, सप्लीमेंट बुक्स ऑफ वेदास। क्यों लिखे गए? वेदों को जो कठिन थे, गूढ़ थे, दार्शनिक थे, उनको सरल भाषा में इनमें समझाया। तो पॉइंट क्लियर हुआ, क्योंकि पहले वेद केवल ब्राह्मण समझ सकते थे, केवल बहुत पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति ही समझ सकता था। लेकिन जब बाद में ये संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक के उपनिषद वगैरह लिख दिए गए तो वेदों को हर व्यक्ति को समझना बहुत आसान हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब वेदों को देखते हैं थोड़ा सा, इनका और मैं डिटेल बता देता हूँ कि हर के जो उपवेद वगैरह हैं और इनका मीनिंग क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लें। तो क्या होता है, इनके जो पार्ट्स हैं उनको समझते हैं। तो देखो वेदों के जो उपवेद हैं, जैसे सबसे पहले संहिता। वेदों के जो उपवेद हैं, वेदों की जो सप्लीमेंट बुक्स लिखी गई हैं, उसमें सबसे पहले लिखी गई संहिता। संहिता किस चीज का है? इसमें समझाया गया है वेदों के जो मंत्र हैं, वेदों के जो मंत्र हैं उनकी विवेचना की गई। क्या चीज है? वेदों के मंत्रों की विवेचना। विवेचना मतलब एनालिसिस। वेदों के मंत्रों की एनालिसिस किया गया है कि भैया कौन सा मंत्र काय के लिए लिखा गया है, क्या यूज है इसका, किस तरह से। तो संहिता है वेदों के मंत्रों की विवेचना करने के लिए रची गई। दूसरा है फिर ब्राह्मण ग्रंथ। जो उपवेद है ब्राह्मण, वो काय के लिए लिखे गए? तो ब्राह्मण लिखे गया है, इसमें गद्य के रूप में कर्मकांड की विवेचना, गद्य के रूप में कर्मकांड की
विवेचना एनालिसिस किया गया। कर्मकांड क्या होते हैं? कर्मकांड होते हैं रिचुअल्स, रिचुअल मतलब प्रथाएं, परंपराएं। तो इसमें ये विवेचना की गई है कि भैया जो वेदों में परंपराएं दी गई हैं, प्रथाएं दी गई हैं, वो कितनी सही हैं, कैसे उनका पालन करना है, किस किस विधि से उसका पालन करना है, ये सब दिया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। ओके, फिर तीसरा है हमारा आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक वर्ड का अर्थ होता है जंगल। आरण्यक का मतलब ही जंगल होता है। तो इसमें दिया गया है प्रत्येक कर्म कांड प्रथा के पीछे का उद्देश्य। ठीक है, कि भैया कोई भी कर्म कांड करना है तो करना क्यों है, आखिर उसके पीछे में क्या बेनिफिट है, उससे दुनिया को क्या बेनिफिट है, राजा को क्या बेनिफिट है, समाज को क्या बेनिफिट है। तो कर्म कांड बेसिकली चूंकि ये जंगलों में लिखे गए हैं इसलिए इन्हें आरण्यक बोला जाता है। और इसमें विवेचना की गई है कि जो कर्म कांड दिए गए हैं वेदों में वो क्यों दिए गए हैं, उनका उद्देश्य क्या है और वो किसके लिए लाभदायक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और फाइनली फिर उपनिषद। उपनिषद ये चौथा सप्लीमेंट बुक है वेदों का, उपनिषद। उपनिषद में क्या है? तो उपनिषद में है आत्मा परमात्मा की दार्शनिक विवेचना। देखिए, उपनिषद, उपनिषद वर्ड का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद गुरु के समीप बैठना, और गुरु के समीप बैठकर आप आत्मा परमात्मा की दार्शनिक विवेचना समझिए। और फिर उसे लिखा गया। देखिए अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, मानव जो जन्म लेता है, ऐसा हमारे मतलब ऐसा हिंदू धर्म में बताया जाता है कि जन्म मरण का एक चक्र है और उससे मुक्त होना ही मोक्ष है, साल्वेशन है। तो व्यक्ति का परम उद्देश्य है, परम धर्म है कि वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाए और फाइनली परम धाम को प्राप्त करे, यानी वो मोक्ष प्राप्त करे, यानी वो साल्वेशन को प्राप्त करे। और इस साल्वेशन को, इस मोक्ष को, परम धाम को वो प्राप्त कैसे कर सकता है, जन्म मरण के चक्र से कैसे मुक्त हो सकता है, इस बात की जानकारी, आत्मा परमात्मा की जानकारी की दार्शनिक विवेचना की गई है उपनिषद में। ठीक है, तो ये सारे चीज कंप्लीट हुए। ये प्री मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, इनके अर्थ भी पूछे जाते हैं, 3 मार्कर भी आता है, 5 मार्कर में भी आता है। तो मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा विस्तार से ये जानकारी दी जाए। ओके, तो इससे आपको बेसिक चीजें समझ में आई होंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सबसे प्राचीन ग्रंथ। तो विश्व का, भारत का, साहित्य का सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वो माना जाता है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है विश्व का। ठीक है, और ये मानव जाति का मतलब सभी चीज में ये सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद जो है ये 10 मंडल में विभाजित है। कुल मिला के इसमें 10 मंडल है ना। इसके 10 मंडल है, मतलब आप 10 अध्याय समझ लीजिए, जिसमें से मंडल 2 से लेके 7 तक प्राचीनतम है, यानी जो 1 है, 8 है, 9 है, 10 है, ये बाद में लिखे गए हैं। ठीक है, तो 2 से 7 तक ओल्डेस्ट है एंड 1, 8, 9, 10 न्यूएस्ट, नए बाद में जोड़े गए। इनमें कुल मिला के 1028 सूक्त हैं। किसमें? ऋग्वेद में 1028 सूक्तों की व्याख्या की गई है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है लिखने वाले कौन से हैं। तो अधिकांश जो ऋग्वेद है उसे कुछ ऋषियों के समूह ने लिखा है, जिसमें गुप्त सम ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, वामदेव, भारद्वाज, आत्रि, वशिष्ठ आदि प्रमुख ऋषि। इसके अलावा महिलाओं ने भी लिखे हैं, स्त्रियों ने भी लिखा है इसको कुछ, जिसमें लोकमुद्रा, घोषा, शाची, पलोमी, कक्षावृत्ति आदि प्रमुख है। तो ये क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी महिला ऋग्वेद की रचयिता रही है, तो उनके नाम पूछे जाते हैं। तो लोकमुद्रा, घोषा, शाची, पलोमी, कक्षावृत्ति ये प्रमुख रूप से महिलाएं जिन्होंने योगदान दिया है ऋग्वेद को। अब फिर इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन आता है? तो फिर इसमें आता है कि अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जो मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और उजाले से, अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञानता की ओर ले चलो। तो अस्तु मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये जो युक्ति है ये भी ऋग्वेद से ली गई। तत्पश्चात गायत्री मंत्र,
ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है, उसके तृतीय मंडल में है। विश्वामित्र ने इसकी रचना की है, देवी सविता को समर्पित है। और सविता का अर्थ होता है राइजिंग सन, चमकते हुए सूर्य को सविता कहा जाता है, तो ये उनको समर्पित है। फिर इसके बाद वर्ण व्यवस्था एवं शूद्रों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी पुरुष सूक्त में हुआ है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले शूद्रों का उल्लेख कहाँ हुआ है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी पुरुष सूक्त में हुआ। फिर सोमदेव यानी वनस्पति के देवता का उल्लेख भी ऋग्वेद के 9वें मंडल में हुआ है। तो ये क्वेश्चन अलग अलग टाइम में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है इनके बारे में, विशेष तौर पर कि कौन सा क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये हो गया पहला वेद। अब आते हैं हम दूसरे वेद पे। दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर का अर्थ ही यज्ञ होता है। तो क्वेश्चन पीएससी ऑलरेडी ये पूछ चुकी है कि इन चारों में से कौन सा वेद प्रमुख रूप से यज्ञ के लिए समर्पित है। तो वो हो गया हमारा यजुर्वेद। यज्ञ यजुर, इसमें प्रमुख रूप से यज्ञ की विधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये दो भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, बस। और ध्यान रखिए ये इकलौता वेद है जो गद्य और पद्य, यानी पद्य मीन्स होता है वर्स एंड गद्य होता है प्रोस, दोनों में लिखा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा वेद गद्य पद्य यानी वर्स एंड प्रोस दोनों में लिखा गया है। तीसरा वेद है सामवेद। साम का अर्थ ही होता है गाना, सॉन्ग, है ना। तो यज्ञ के अवसर पर गाने, देवताओं की स्तुति करते हुए गाने जाने वाले जो मंत्र हैं उनका उल्लेख किया गया है सामवेद। ठीक है, सामवेद में कुल 1810 ऋचाएं हैं यानी मंत्र हैं। अधिकांश ऋचाएं ऋग्वेद से ही ली गई हैं, उनसे ही ले ली गई, बहुत कम इनकी मौलिक हैं, वहीं से ली गई। सिर्फ 78 ऋचाएं नई और मौलिक हैं, मतलब बाकी सब ऋग्वेद से कॉपी हैं। ठीक है, और फाइनली फिर हमारा चौथा जो वेद है वो है अथर्ववेद। अच्छा ध्यान रखिए, वेदों के क्रम भी आपको पूछे जाते हैं कि इनमें से वेदों का जो रचना है वो किस क्रम में हुई। तो सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और लास्ट है अथर्ववेद। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। देखिए अथर्ववेद किस चीज का ग्रंथ है, तो अथर्ववेद ग्रंथ है जादू टोने का, और इसमें दोनों तरह के जादू टोने का उल्लेख किया गया। कौन कौन से हैं, तो काला जादू और सफेद जादू। अथर्ववेद की रचना ऋषि अथर्व ने की है, इसलिए इसे अथर्ववेद कहते हैं, है ना। और अंगिरस ऋषि ने की है। तो दो जो अथर्ववेद की रचना है वो दो ऋषियों ने की है। ब्लैक मैजिक वाले पार्ट को ऋषि, जो ब्लैक मैजिक वाला पार्ट है वो ऋषि अंगिरस ने लिखा है, और जो व्हाइट मैजिक है इस वाले पार्ट को ऋषि अथर्व ने लिखा है। अभी मैं आपको इस समझाता हूँ, पहले तो आप समझ लें कि भैया ब्लैक मैजिक व्हाइट मैजिक क्या है, क्यों बनाया गया, तो इसको ध्यान से समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए क्या है, जो ब्लैक मैजिक है ये दुश्मन को हराने के लिए, दुश्मन के लिए बनाए गए हैं। कि जैसे आप लोग वो सुनते थे ना वो पौराणिक कथाएं, या बहुत सारी जगह आप लोगों ने सुना होगा कि भैया वो मंत्र मार के पूरे सबको बेहोश कर दिया, ये सबको मिट्टी बना दिया या रेत बदल दिया या उड़ा दिया। तो वो सब के मंत्र जो हैं दुश्मनों को हराने के लिए, दुश्मन को नष्ट करने के लिए जो मंत्र दिए गए हैं वो है ब्लैक मैजिक वाला पार्ट। और जो व्हाइट मैजिक है ये होता है कल्याण के लिए। कल्याण मतलब रोग मुक्ति करना है, किसी व्यक्ति को रोग सही करना है, फसलों को सही करना है, वर्षा कराना है। तो ये सब जो कल्याण के लिए है वो व्हाइट मैजिक का पार्ट है, और ब्लैक मैजिक होता है दुश्मन को हराने के लिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अथर्ववेद लास्ट वाला वेद है, प्रमुख रूप से जादू टोने से संबंधित है। काला जादू सफ़ेद जादू दोनों इसमें दिए गए हैं। काला जादू को ऋषि अंगिरस, व्हाइट जादू को ऋषि अथर्व ने लिखा है। उद्देश्य मैंने समझाई दिए क्यों लिखा गया। अथर्ववेद कुल मिला के 20 अध्याय में संगठित है। इसमें 731 सूत्र हैं, 6000 के लगभग मंत्र हैं। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखिएगा, ये प्रमुख रूप से हमारे वेद हो गए। ठीक है, तो ये हो गए वेद। फिर मैंने आपको बताया हुआ है वेदों को समझने के लिए बहुत सारे उसके सप्लीमेंट बुक, वेदांग वगैरह लिखे गए हैं,
तो वो भी एक बार और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, वेदों के अंग यानी वेदों के पार्ट्स ऑफ वेदास कॉल्ड वेदांग। वेदों को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं था, इसलिए वेदांगों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। इनकी संख्या 6 है। देखिए, आपको अगर वेदों को पूरी तरह से समझना है तो वेदांग भी पढ़ना पड़ेंगे, तभी यू हैव टू बेटर अंडरस्टैंड ओवर द वेदास। तो पहला इसमें है व्याकरण। अब व्याकरण क्या है, व्याकरण को क्यों समझेंगे? तो व्याकरण को समझने, व्याकरण पढ़ना इसलिए आवश्यक है कि आपको व्याकरण बताता है कि स्वर कैसे बना, जो वॉवेल्स हैं वो कैसे बने, ये जानकारी दी जाती है व्याकरण के माध्यम से कि स्वर कैसे बना, वॉवेल्स कैसे बने, ये जानकारी व्याकरण के माध्यम से मिलती है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है ना। दूसरा है वेदांग शिक्षा। तो इससे क्या जानकारी मिलती है? शिक्षा से मिलती है जानकारी कि जो वेदों के मंत्र हैं उनका उच्चारण कैसे करेंगे। वेदों के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण कैसे करेंगे, इसकी जानकारी मिलती है शिक्षा से। हाउ टू प्रोनाउंस एंड राइटली डिक्ट इट, मतलब डिक्शन कैसे करेंगे और प्रोनाउंस कैसे करेंगे सही ढंग से, ये जानकारी मिलती है शिक्षा से। फिर तीसरा है निरुक्त। निरुक्त क्या है? निरुक्त जो है इसमें दिया गया है कि जो वेदों में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, वेदों में जो बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, वेदों में जो दिए गए हैं शब्दों के अर्थ, ठीक है। जैसे आज भी क्या होता है, बहुत सारे हिंदी के ऐसे शब्द होते हैं या इंग्लिश के जो शब्द होते हैं, हम उसे देखने के लिए डिक्शनरी का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि वेदों में बहुत सारे ऐसे शब्द दिए गए थे जिनके सही ढंग से अर्थ समझने के लिए निरुक्त का इस्तेमाल किया जाता है। फिर चौथा है ज्योतिष। तो ज्योतिष क्या है? तो ज्योतिष सिंपल है, समय ज्ञात करना। किस चीज़ का समय ज्ञात करना? यज्ञ का समय ज्ञात करना। तो ज्योतिष से हमें क्या जानकारी मिलती है कि राइट टाइम, सही ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से यज्ञ का समय ज्ञात करना। सही ग्रह नक्षत्र में यज्ञ को करना इसलिए आवश्यक है, तभी उससे सही हल प्राप्त होगा। तो पॉइंट को समझे कि ज्योतिष का क्या है, अगर हम सही ग्रह नक्षत्रों की गणना करके यज्ञ करेंगे तो ही हमें इच्छित फल प्राप्त होगा। तो ये है ज्योतिष। और फाइनली है फिर कल्प। कल्प क्या है? तो वेद मंत्र हैं, जो वेद मंत्र हैं उनका प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, किस संदर्भ में किया जाता है ना। वेद मंत्र का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाएगा, ये समझाता है हमको कल्प। तो ये हमारे 6 वेदांग हैं। इनको, वेदों को पढ़ना, वेदों को समझने के लिए वेदांग को पढ़ना आवश्यक है। वेदों को बेहतर ढंग से समझने के लिए वेदांग प्रॉपर तरीके से समझना आवश्यक है। और संहिताएं, वेदांग, संहिता, उपनिषद, अरुणज्ञ, ये सब समझना आवश्यक है। तो उम्मीद है ये आपको बेसिक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। तो ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर हर वेद का अपना एक उपवेद है, हर वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, हर वेद का अपना अरुणज्ञ वगैरह है। तो ये सब है। तो यहाँ तक यहाँ आपको मैं बेसिक और बता देता हूँ। उपवेद, जो उपवेद है क्या है? तो इस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनमें स्थापत्य वेद, इस उपवेद में स्थापत्य और वास्तुकला के बारे में बताया गया। तो ये इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा, ये इनमें से कौन सा उपवेद किस विषय से संबंधित है। तो जो स्थापत्य वेद है इसमें स्थापत्य और वास्तुकला के बारे में बताया गया। नाम से ही क्लियर है, स्थापत्य मतलब वास्तुकला। धनुर्वेद, ये उपवेद युद्ध कला को समर्पित है। हालांकि ये ग्रंथ विलुप्त है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, मतलब ये मूल रूप से नहीं मिला है। गंधर्व वेद गायन कला को संदर्भ, गंधर्व का अर्थ ही गायन होता है, तो गंधर्व कला को समर्पित है। आयुर्वेद नाम से ही क्लियर है कि ये मतलब मेडिसिन से है, तो ये मेडिसिन से संबंधित है, तो स्वास्थ्य विज्ञान इसका मूल विषय है।
ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रमुख रूप से क्वेश्चन जो आते हैं विषय से लेके उपवेदों के विषय, वो देख लेते हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथ। तो वैदिक संहिताओं में कर्मकांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है। तो किसका कौन सा ब्राह्मण है, किसका कौन सा ब्राह्मण है, वो हम देख लेते हैं। ऋग्वेद से का जो ब्राह्मण है वो है ऐतरेय एवं कौष्टिकी। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है ऐतरेय और कौष्टिकी। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय और कौष्टिकी है। ठीक है, इसके अलावा यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो है तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण। सामवेद का जो ब्राह्मण है वो है पंचविश, और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो है गौपथ। ओके, तो ये थोड़े से ध्यान रखिएगा, एक चार्ट बना लीजिएगा जिसमें वेद, उसके ब्राह्मण, उसके उपवेद, इनको जरूर लिख लीजिएगा, ये काम आएंगे चार्ट 1 2 3 4। फिर अथर्ववेद का ब्राह्मण गौपथ। ठीक है, अब अरण्यक देख लेते हैं। तो अरण्यक मतलब होता है जंगल, जंगल मर्चित होने के कारण इन ग्रंथों को अरण्यक कहा गया। अरण्यक के पीछे क्या उद्देश्य, कर्मकांड की विवेचना करना, मैंने आपको बताई था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है वेद त्रय क्या होते हैं। तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रय बोला जाता है। ये मूल वेद कहलाते हैं, इनमें अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है। उपनिषद की संख्या 108 है, प्रमाणित 12 है। ठीक है, चलिए, तो इतना मुझे लगता है आज सफिशिएंट है कि हमने बेसिक जानकारी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली ऋग्वेद के बारे में, कि ऋग्वेद क्या है, वेद क्या हैं, आर्य लोग कहाँ से आए, भारत में प्रवेश क्या किया, ऋग्वेद का वेद, वेदांग, इन सब का अर्थ क्या होता है। तो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हमारी आज डेवलप हो गई है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक यानी मंडे को 10 बजे क्लास लेंगे, उसमें अब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन, कि वैदिक काल में राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, और इसे कंपेयर करेंगे उत्तर वैदिक काल से। तो मंडे 10 बजे क्लास अटेंड करें, आपको निश्चित तौर पर इससे फ़ायदा होगा। और मेरी कोशिश होगी इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी, प्री के और मेंस के जो क्वेश्चन आए हैं इन टॉपिकों से, वो भी विस्तार से मैं आप लोगों के लिए कराता जाऊँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो अटेंड करें मंडे की क्लास। टाइमिंग देखिए 10 बजे का ही रहेगा। फिलहाल जो इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास चलेगा, वो 10 बजे के टाइम में ही चलने वाला है फिलहाल, है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि ये कंटिन्यूस बना रहे। इसमें प्री के और मेंस के क्वेश्चन भी मैं साथ साथ आपको कराता जाऊँगा, तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ओके, चलिए, थैंक यू।